तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से कि यूक्रेन में जो अलग अलग इलाकों में छात्र फंसे हैं उनसे बातचीत करें, उनकी बात सरकार तक पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंच पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मनोज जोशी हैं, फेलो हैं ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। आस्था राजपाल हैं, छात्रा हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो आस्था, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। आप इस वक्त कहाँ पर हैं और किस तरह की स्थिति है? और क्योंकि अगर आप सुमी में हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ बेहद खराब मानी जा रही हैं, क्योंकि एक तो रशिया से सटा हुआ है, दूसरा कि आप लोगों को पोलैंड या हंगरी जैसे देशों में पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम, जी बिल्कुल। मैम, सुमी जो एक सिटी है यूक्रेन में, वो रशिया बॉर्डर से सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे है इस वक्त। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब खार्किव और कीव में रूसी सैनिक कब्जा कर चुके हैं। तो अब यहाँ माना जा रहा है कि अब अगला उनका टारगेट जो है वो सुमी है। और यहाँ से अभी कोई भी बच्चा निकल नहीं पाया है। और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो पाए, क्योंकि यहाँ से हमें किसी और बॉर्डर जैसे हंगरी और पोलैंड जाना अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से एक तो 18 घंटे लगते हैं, कहीं 15 घंटे लगते हैं। तो हमें सिर्फ रशिया बॉर्डर से लेके जाया जा सकता है, जिसके बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। बस बात ये चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें निकाला जाएगा, पर अभी तक कोई इवैक्यूएशन की कोई खबर नहीं है यहाँ पे मैम। और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फायरिंग, बॉम्बिंग और ये सब कुछ चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है कुछ भी। बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिए। हम लगातार आपसे संपर्क में हैं और बात भी कर रहे हैं। अभी आप हमारे साथ बने रहें। आस्था, हमारे साथ मनोज जोशी हैं ORF के फेलो हैं। मनोज, आपसे ये मैं समझना चाहूँगा कि इस 8वें दिन जब युद्ध चल रहा है तब रूस की सेना ने क्या क्या पा लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यूक्रेन के लिहाज से, और दूसरा ये कि यूक्रेन के पास अब बचाने को क्या क्या बचा हुआ है और जेलेंस्की का आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि रूस की घुसपैठ है, तो जो अभी तक खबर है, तो अभी तक रूस केवल एक बड़े शहर पे कब्जा कर चुका है, वो है खेरसन। खार्किव में भी अभी लड़ाई जारी है और ज्यादातर जो ये लड़ाई चल रही है ये पूर्वी यूक्रेन में चल रही है। अब लगता यह है कि शायद रूस जो है पूर्वी यूक्रेन को अपने कब्जे में लाना चाहता है और पश्चिमी यूक्रेन को छोड़ देगा। और वहां पे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यूक्रेन जो है दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी यूक्रेन जो है वो रोमन कैथोलिक है, उसका धर्म वहां ज्यादा रोमन कैथोलिक है, और पूर्वी में ज्यादा रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं। पूर्वी में रूसी बोली जाती है ज्यादा, पश्चिम में यूक्रेनियन बोली जाती है। तो ये देश जो है इसके मोटे मोटे दो भाग हैं और लग रहा है कि रूस जो है वो पूर्वी यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी जो है पूर्वी यूक्रेन की, उसको मिटाना चाहता है। जी, और शायद यही वजह है कि लगातार जो हमले हैं पिछले 2-3 दिनों में रूस की तरफ से काफ़ी तेज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़ाई जो है इतनी लंबी जारी रहेगी। उसे लगा था कि जल्द ही वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आस्था, आप भी बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आस्था राजपाल हैं जो सुमी में है इस वक्त, और हमारे साथ मनोज जोशी हैं जो फेलो हैं ORF के। मनोज जी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। जिस तरह की स्थिति है, ये बात सब जानते हैं कि ये युद्ध जो है रूस नहीं चाहता, ये युद्ध पुतिन की वजह से हो रहा है। और ऐसे में रूसी जो रूसी सैनिक हैं वो भी अब बड़ी तादाद में मारे गए। खुद रूस ने माना है 498 सैनिक उनके मारे गए। ऐसे में क्या कोई वो परिस्थिति नजर आती है जब रूस थमेगा? क्योंकि तमाम संयुक्त राष्ट्र की महासभा हो गई है, तमाम प्रस्ताव पास हो चुके हैं, तमाम पाबंदियां लग गई हैं, अब तक तो रुका नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये युद्ध जो है जिसने शुरू किया राष्ट्रपति पुतिन ने, वही रोक सकता है। अभी तक जहां तक कि सैन्य शक्ति का सवाल है, यूक्रेन की सरकार लड़ेगी, पर एक सीमा तक, क्योंकि उसके पास जहां तक कि मिलिट्री कैपेबिलिटी का सवाल है, वहां रूस बहुत आगे है। तो मैं समझता हूं कि जब रूस के क्या इरादे हैं, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या इरादे हैं? क्या वो यूक्रेन को मिटाना चाहता है?
क्या वो पूर्वी यूक्रेन को हड़पना चाहता है? क्या वो यूक्रेन की सरकार को बदलना चाहता है? क्या वो यूक्रेन में जो भी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है? तो जब राष्ट्रपति पुतिन ने ये आक्रमण की शुरुआत हुई तो उस समय कहा था कि वो डीमिलिटराइजेशन चाहते हैं यूक्रेन का और डीनाज़ीफिकेशन। नाज़ी का मतलब, नाज़ी तो वर्ल्ड वॉर 2 में थे। तो इस समय डीनाज़ीफिकेशन का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में जो भी राष्ट्रवादी फोर्सेस हैं उनको खत्म किया जाए। तो अब यही है कि उनके जो इरादे हैं, उनके जो एम्स हैं, वो ये स्पष्ट है कि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश नहीं छोड़ना चाहते हैं। या तो उसको ब्रेकअप कर देंगे या फिर उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से मिटा देंगे। और इस तरफ का युद्ध चल रहा है। इसमें अब जहां तक कि पश्चिम ने तो ये कह दिया है कि साफ साफ कि वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं और कार्रवाई कर दी है, मदद दे रहा है यूक्रेन को। पर यूक्रेन की वो हैसियत नहीं है कि वो अकेला जो है रूस को पस्त कर दे। वो हैसियत नहीं है। ये जरूर है कि वहां पे अगर रूस की सेना जो है 2 लाख का वहां पे एस्टिमेट लगाया जाता था। ये 2 लाख सेना जो है ये पूरे यूक्रेन में यूक्रेन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती है। हाँ, ये जरूर शहर कैप्चर कर सकती है, यूक्रेन की मिलिट्री को हरा सकती है। पर अगर वहां पे एक इंसर्जेंसी छिड़ गई तो 2 लाख से काम नहीं बनेगा। 2 लाख से काम नहीं बनेगा और सेनाएं वहां भेजनी पड़ेंगी और कीमत पड़ेगी और ये लंबा खींचेगा। बिल्कुल। और ये जो लंबा खींचेगा इसके उदाहरण भी हैं। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, वियतनाम इसका उदाहरण है। बड़ी से बड़ी ताकतों ने भी जब भी इस तरीके की सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की है तो उनको मुंह की खानी पड़ी है, हड़पने के मामले में कम से कम। आज साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके खाने पीने के इंतज़ाम हैं या नहीं? आप जो भारतीय हैं एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हुए हैं? आपके परिवार वाले बहुत चिंतित होंगे, तो उनको आप कैसे हौसला दे रही हैं कि आप सुरक्षित हैं? ये सब बताएं। जी, यहाँ पे खाने पीने का तो इंतजाम कॉन्ट्रैक्टर, यूनिवर्सिटी वाले लोग कर देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे 800 बच्चे, करीब 900 बच्चे फंसे हुए हैं स्कूल में इस टाइम पे। और सभी को खाना देना इतने लंबे समय तक, जब सब सुपरमार्केट्स यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और हम बाहर आ जा नहीं सकते, ये ज़्यादा टाइम तक भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये हम भी समझ सकते हैं क्योंकि संख्या जो है छात्रों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। और माँ बाप तो खैर चिंतित रहते ही हैं, हम सारी बातें उन्हें बताते भी नहीं हैं। खैर न्यूज़ के द्वारा उन्हें पता चल तो जाती है, पर हम हौसला देते हैं कि भारत सरकार हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करेगी। और बस यही है कि हम यही चाहते हैं भारत सरकार से कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे खार्किव में कल हो गई थी स्थिति के बच्चे पैदल गए हैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर। यहाँ पे भी ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है और यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स के अलार्म बजते रहते हैं। तो कभी भी यहाँ पे कहीं पे भी अटैक हो सकता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से ये पता नहीं चल पाता सर कि किस बिल्डिंग में इंडियन स्टूडेंट्स है, किस बिल्डिंग में नहीं है। तो इस बात का डर लगा रहता है। बिल्कुल। तो सुमी जैसे कई छात्र और नागरिक ऐसे हैं जो रशिया बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में हैं, उनके लिए अब वो एक चिंता का सबब बन गए हैं। उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि लगातार रूस के हमले बढ़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें बाहर नहीं निकलने को फिलहाल कहा गया है। तो अब किस तरह से इन लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा वो एक बड़ा सवाल है और उसी कोशिश में सरकारें लगी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।